अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हमने सोचा कि आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज हमने उसका स्टार्ट किया, तो आज उसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसमें हम सिर्फ पहले 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2, क्योंकि क्लास 9th के अंदर जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े थे उनको एक मसला आता था, सर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमें समझ नहीं आते, या फिर अगर आप समझा देते हैं तो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ हम भूल जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए इसके ऊपर, ताकि वीडियो सेव रहे और जब जब बच्चों को ज़रूरत पड़े तो वीडियो ओपन करें, सर्च करें और सेम वही कंसेप्ट, सेम वही तरीका जिस तरीके से फ़र्स्ट टाइम उनको समझ आया था, जब जब उनको ज़रूरत पड़े एग्ज़ाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले, या फिर सेंड अप्स जो होते हैं उसके अंदर अगर ये टॉपिक आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, या कोई क्लास टेस्ट है उसमें अगर उनको कोई मसला आ रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो ये वीडियोज़ ओपन करें और देख लें। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह और आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले ये चीज़ होती है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपने इसको रीड करना है और एनालाइज़ करना होता है पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है 8-10 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इकट्ठे आते हैं पेपर के अंदर। तो आप पहले तो एनालाइज़ करेंगे कि चैप्टर कौन सा है। आफ्टर दैट आप ये एनालाइज़ करेंगे कि इस टॉपिक में से है, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। और क्योंकि आपको पता है आपके पेपर के अंदर नीचे उन्होंने फार्मूला दिया होता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो ये थोड़ा इजी सीन है स्लो बेस्ड, लेकिन कभी कभी डाटा डिफरेंट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। तो वो ये इस वजह से होता है कि उनको न्यूमेरिकल की जो बेस है कि न्यूमेरिकल हो कैसे रहा है, उनको ये नहीं पता होता। जब आपको ये नहीं पता होगा न्यूमेरिकल हो कैसे रहा है, तो फिर आपके लिए बनेंगे मसले। तो इसके लिए फिर मैं आपको समझाता हूँ पहला न्यूमेरिकल, फिर आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिए वो कह रहा है कन्वर्ट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.180 किलो जाउल पर केजी पर केल्विन 2 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ये देखें जाउल पर केजी को आप लिख सकते हैं केजी -1 और केल्विन -1, क्योंकि 9th क्लास के अंदर चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं साथ साथ बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये ऐसे क्यों लिखा है सर ने। ठीक, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो के बाद या वीडियो के दौरान आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये चीज़ आपने ऐसे की, तो आप हमें बता दें, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या चीज़ के अंदर या क्या पॉइंट ऐसा था, और अगर मेरे से कोई गलती होगी दैन आई विल डेफिनेटली अमेंड इट इन कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, ये बाज़ जगहों पे 4180 होती है, 4180, और कई जगहों पे 4200 होती है। और अगर आप किलो जाउल के अंदर करें तो 4.2 या 4.18 किलो जाउल्स होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा तफसील में नहीं आते, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या हो जाए सब कुछ। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास डाटा गिवन है। अब देखें इसकी यूनिट हम लोगों ने सिर्फ चेंज करनी है। पहले यूनिट थी जाउल पर केजी पर केल्विन, अब है जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब ये देखिए पहली है आपके पास यूनिट जाउल की यानी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, हीट की यूनिट है। दूसरी है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी केजी और ग्राम। ठीक है, तो केजी और ग्राम को आपने देखना है कि कैसे एक दूसरे से मतलब कन्वर्टेबल होते हैं, कि केजी को ग्राम में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ग्राम को केजी में करना है तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और एक दफ़ा डिवाइड बाय 1000 होता है। और ये देखिए पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, ये बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है। तो आपको ये चीज़ सुन के शायद हैरानी हो कि चेंज इन टेम्परेचर अगर केल्विन में हो, चेंज इन जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में, तो इक्वल होता है। वो अलग बात है कि सेल्सियस और केल्विन जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लाइक कि आपको पता है कि 0 केल्विन जो है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। लेकिन जब आप डिफरेंस को स्टडी करेंगे, लाइक 0 डिग्री से आप चले गए 50 डिग्री पे, तो आपका ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, 273 पे आप तो ये आ जाएगा 323। ठीक, 3 ठीक,
तो 320 से। तो अब आप ये देखें कि ये इनका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो अब तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो सेम है, जॉल वाला भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, केजी और ग्राम के अंदर। कहाँ आ रहा है, केजी और ग्राम के अंदर। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने का क्या होता है, जब आपने किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट पे लेके आना होता है, लाइक केजी को ग्राम में अगर आपने लाना है तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, मतलब 1 kg है ना आपके पास, तो आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरह अगर आपने इसका रिवर्स जाना है, ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है केजी पे, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके पास है सूरत हाल, उस पर क्या किया हम लोगों ने, केजी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, और हमारे पास फिर जो आंसर आ गया 4180 डिवाइड बाई 1000, तो 418, तो 0 1 कैंसिल होता गया, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होता है, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हुए, तो आंसर आ गया 4.180। तो 0 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये वो, तो ये बाकी अगली बात मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि केल्विन और सेल्सियस का वो एक ही होता है, ठीक है, हमारे पास डेल्टा टी सेम होता है दोनों के लिए, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे सिंपल, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो क्या आ जाएगी, जॉल 4.18 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा, अब आपने देखना इसके अंदर चीज़ें, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, और ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आप इसको बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर लें, किसी हाईलाइटर से, मार्कर से, किसी पेन से, दूसरे पेन से लिख लें, ताकि एग्जामिनर को डिफाइन हो जाए कि ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर, ठीक। नाउ कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट व्यू पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे एक्सप्लेन करते हुए। तो ये है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन 225 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कभी कभी जो सवाल इसने आपको दिया हुआ है, इस पर या तो ये होगा कि इंक्रीज़ टेम्परेचर करें आप 50 डिग्री सेल्सियस से, या फिर वो आपको बताएगा कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। तो वो फिर आपको T1 T2 करके फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर से डेल्टा टी फाइंड करना। और कभी कभी आपको डेल्टा टी दे देगा कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो 50 डिग्री या डिक्रीज़ कर रहे हो 50 डिग्री, ठीक है, जो भी आपको दे। तो ये देखें, अब आपको क्वेश्चन से ही मैंने अमाउंट ऑफ हीट को आगे क्यू लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हाई क्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग चीज़ें याद करते हैं तो आपको पता चाहिए कि किससे क्या पॉइंट आउट होता है और इसकी यूनिट क्या हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ हीट उसने पूछी, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट जॉल होती है, तो आपका आंसर जॉल की यूनिट में आएगा। पहली चीज़ आपको ये पता चल गई इससे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, गिवन क्या है, उसका मैस सब्सटेंस कितना है, तो आप पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितनी है, 25 kg है। तो ये इसका मैस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मैस होता है। तो 25 kg इसका मैस है वाटर का, जिसको आपने हीट करना है। और अब क्या करना है, इंक्रीज टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी बाय 50 डिग्री। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हीट हमने फाइंड करनी, मैस हमारे पास m है 25 kg, स्पेसिफिक हीट c से पॉइंट आउट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, जॉल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम ऊपर पढ़ के हैं, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस वाला था तो हमने इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा। तो बाकी अगर आप डेल्टा टी के अंदर डिग्री सेल्सियस को डेल्टा केल्विन भी कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं, ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट आपके पास ये आ गई, अक्सर पेपर में दी होती है, इस पर अगर नहीं दी हुई तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक। तो चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपको जो पेपर में ना दिया होगा कि C इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट पर मैस पर टेम्परेचर। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है इस फार्मूले से निकाल के, ठीक है। तो जो सही आंसर देगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर देगा। ये जो बुक वाली रटी रटाई देख के लिख लिया जैसे मर्जी, वो नहीं, आपने इससे अखज़ करना है कि क्या डेफिनेशन हो गया। तो इससे हमने निकाला Q इज इक्वल टू, देखें अब हमने Q फाइंड करना है। अच्छा, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, कि आपने इसके ऊपर ऑपोजिट और अलोन का फंक्शन लगाना होता है। ऑपोजिट और अलोन का फंक्शन यानी Q को अकेला करना है आपने, और जो Q के साथ चीज़ें उन पे ऑपोजिट फंक्शन, जैसे M है ना, M यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई, डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो आपके पास C आ गई वैल्यू। अब आपने M भी पता है, C भी पता है, डेल्टा टी पता है, तीनों की वैल्यूज़ आपने लिखी, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 to 5 और आगे 4 टाइम्स 0, ठीक।
तो अब ये देखें आपके पास क्या आ रहा है 5.25 10⁻⁶। इसको जब प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अब आपको पता है 10⁻⁶ किसके बराबर होती है 1 मेगाजॉल के बराबर, तो 5.25 ये होती है मेगाजॉल के बराबर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन और छोटा सा कि 10⁻9 है वो कितने जॉल के बराबर होगी, और 10⁻⁻6 जो है वो कितने जॉल के बराबर होगी, मतलब उसका प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, जिसको पता होगा वो कमेंट कर दे, जिसको नहीं पता वो बता दे मैंने बुक से देखा ये वो। ठीक, ये आगे इंशाल्लाह आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि इन चीज़ों पे काम हो रहा है। और अगर वीडियो के अंदर डिस्टॉर्शन थोड़ी ज़्यादा है तो उसके लिए माज़रत, इंशाल्लाह कुछ टाइम में इन चीज़ों का है मसला जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी पहली वीडियो। अगर किसी को कोई चीज़ समझना है या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।